नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आज राज्य की सरकार ने, त्रिवेंद्र सरकार ने 3.5 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जनता से जो जो वादे किए थे उसमें से 80 से 85% निभा दिए हैं। के बाद हमने विकास के कार्यों को गति देने का काम किया, चाहे कनेक्टिविटी का सवाल होगा, किसानों से संबंधित सवाल होंगे, युवाओं से संबंधित होंगे, महिलाओं से संबंधित होंगे। हमने जो वायदे जनता से किए उनको पूरा करने का प्रयास किया और आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया है। चारधाम बोर्ड पर भी मुख्यमंत्री बोले। उन्होंने कहा कि मील का पत्थर है, बोर्ड बन जाने की वजह से व्यापारियों को, होटल मालिकों को लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा कि चारधाम बोर्ड में जो पुरोहित हैं वो भले ही प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। जो मैं कह सकता हूं कि माइलस्टोन के रूप में जो सुधारात्मक कदम हुए हैं उसमें चारधाम देवस्थानम बोर्ड ये आने वाले समय में हमारे तमाम जो श्रद्धालु आते हैं देश और दुनिया से, जो हमारे वहाँ का पुरोहित समाज है, जो व्यापारी समाज है, उन सब में आने वाले समय में उनको व्यापक लाभ इस योजना का मिलेगा। और इसमें ये पूरा ख्याल रखा गया है कि जो हमारा पुरोहित समाज है, जो पीढ़ियों से जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा का काम कर रहे हैं, उन सब के हकों का सुरक्षित रखा गया है। और वहीं लॉकडाउन को लेकर भी बीच बीच में खबरें आती रहती हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही काम हो रहा है। देखिए, लॉकडाउन की कोई योजना सरकार की नहीं है। उसमें जो भारत सरकार, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनकी गाइडलाइंस के आधार पर हम लोग काम करते हैं। और वहीं विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार तेजी से चल रही, सारे प्रोजेक्ट वक्त पर पूरे होंगे। एक सवाल और हमारे मित्र लोग उठाते हैं कि डबल इंजन का क्या हुआ, डबल इंजन फेल हो गया, इस तरह के आरोप आक्षेप लगाते हैं। लेकिन हमारी चाहे रेल परियोजना हो, चारधाम सड़क परियोजना हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, भारत माला परियोजना हो, जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना हो, नमामि गंगे के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं, भारत नेट फेज़ 2, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी साबित होगा उत्तराखंड के, विशेषकर हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए, जहां पर हर गांव को केबल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी चल रही है। उसके लिए भारत सरकार से स्वीकृति हमको मिल गई है। चलिए, और अब बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। तो केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े विधेयक के विरोध में हरीश रावत ने देहरादून में धरना दिया। हरीश रावत कांग्रेस पंजाब के प्रभारी भी हैं और महासचिव फिर से बनाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई किसानों को गुमराह नहीं कर रहा, बल्कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य सिस्टम, गल्ला सिस्टम खत्म होगा और बिचौलिए हावी हो जाएंगे। हरीश रावत ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में कुछ कमी जरूर है लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है, लेकिन नया कानून तो बिल्कुल भी किसानों के हित में नहीं है। जो अध्यादेश है, जो कानून का रूप ले रहा है, वो कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है और किसान के अधिकार को उससे छीन ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे अन्न व्यापार को फिर से बिचौलियों के अधीन करना चाहते हैं, जिसको समाप्त करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली, सस्ते गल्ले की प्रणाली और मंडी सिस्टम आदि कांग्रेस के समय में स्थापित किए गए थे। तो हरीश रावत पूरी तरीके से राज्य में मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि 22 के चुनाव शमशान या कब्रिस्तान पर नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल इस बयान पर अब मुख्यमंत्री ने हरीश रावत को जवाब दिया है।
देवभूमि में सांप्रदायिकता की सियासत कम ही होती है, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान ने सियासत में धार्मिक रंग चढ़ा दिया है। चुनावी घमासान से पहले हरीश रावत के बयान पर बीजेपी हमलावर है और मोर्चा खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संभाला है। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, उससे पहले ये सुनिए कि हरीश रावत ने 2022 में बीजेपी से टक्कर लेने की बात पर क्या कहा था। एक बार छाल आ गई, मोदी लहर गई। अब शमशान कब्रिस्तान दिवाली ईद का जुमला नहीं चलेगा कि आप वोट को पोलराइज कर दीजिए। अब हकीकत की धरती पर वोट होंगे, पेट के सवाल पे होंगे, रोजगार के सवाल पे होंगे। हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाए तो जवाब सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आया। मुख्यमंत्री ने एक ही बयान में हरीश रावत की उम्र, याददाश्त, सियासत और वोट बैंक पर सीधा हमला बोल दिया। देखिए, हरीश रावत जी की याददाश्त जो है ना बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, और उसमें उनका दोष नहीं, उम्र का दोष है। अब वो कल के हरीश रावत होने वाले हैं, उनको याद होना चाहिए कि जुम्मे के दिन किसने सचिवालय में 2 घंटे का अवकाश किया था, किसने सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। हरीश रावत जी भूल जाते हैं या उनको केवल वोट बैंक का ख्याल होता है। विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1.5 साल का वक्त बचा है और बड़े नेताओं के बयानों में सियासी रंग चढ़ने लगा है। हरीश रावत के शमशान कब्रिस्तान ईद दिवाली वाले बयान पर देवभूमि की सियासत में चुनावी चिंगारी सुलगती साफ दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र की, जो 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। ये तय हो गया है कि विधानसभा भवन में ही मानसून सत्र होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से वर्चुअली जुड़ने के लिए आज सभी विधायकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हालांकि सभी विधायक विधानसभा में बैठ सके, इसके लिए विधानसभा मंडप के साथ ही विधानसभा भवन के रूम नंबर 107 में भी उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 107 में बैठने वाले विधायक सदन से वर्चुअली कनेक्ट रहेंगे। विधानसभा मंडप और रूम नंबर 107 में बैठने वाले की व्यवस्था पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर की गई है। लेकिन अब हमने बिल्कुल अंतिम रूप में हमने तय किया है कि विधानसभा मंडप में ही विधानसभा का सत्र होगा। इसी में सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से हम पालन करेंगे, क्योंकि आपको पिछली बार भी मैंने जानकारी दी थी कि जो मंडप है और सामने दर्शक दीर्घा, अधिकारी दीर्घा, प्रेस गैलरी, उनको खाली कराते हुए हम लोग विधानसभा सत्र चलाएंगे। लेकिन अब इसमें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम कर रहे हैं और थोड़ा उसमें दूरी बढ़ाने की बातचीत चल रही है। कोरोना की बात करें तो लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच चंपावत में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। जिले में कोरोना जांच में पॉजिटिव आने के बाद से 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कोई अता पता नहीं है। तो चंपावत के साथ ही दूसरे जिलों के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। चंपावत सीएमओ कह रहे हैं कि दूसरे राज्य या फिर जिलों से चंपावत में एंट्री करने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना टेस्ट के दौरान अपना गलत पता, गलत नंबर दर्ज कराया है। तो अब स्वास्थ्य महकमा ऐसे लोगों की तलाश में जुटा है ताकि मुकदमा दर्ज कराया जाए। जिला चंपावत में ऐसे 5 से 7 केसेस हैं जिनके जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं वो गलत हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ना होने के कारण समाज में जो है संक्रमण होने की संभावना है। ऐसे लोगों के खिलाफ में जो है मुकदमे जो है किए जाए। पार कर रहा है कोरोना के मरीजों की संख्या की बात करें और कल के दिन 13 लोगों की जान गई थी। तो ऐसे में 5 से 7 लोग जो पॉजिटिव है, अब आप सोचिए कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। कमलेश भट्ट हमारे सहयोगी चंपावत से जुड़े हैं। तो कमलेश, तो बहुत बड़ी लापरवाही है उन लोगों की तरफ से भी जो गलत नंबर दर्ज करा रहे, प्रशासन की तरफ से भी। तौर से प्रीति एक बहुत बड़ी खामी है जो चंपावत जिले में इस तरीके से आ रही है, जिसका असर मैदान के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जब आप अपने जिले में एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर जो कोविड की टीम बैठी हुई है वो किस तरीके से नंबरों को दर्ज कर रही है, पते को दर्ज कर रही है, आधार कार्ड क्यों नहीं चेक कर रही है, पहचान पत्र क्यों नहीं चेक कर रही है, उनके नंबरों की सही डिजिट वो उनकी है या नहीं उसको क्यों नहीं चेक कर रही है। और साथ में वो जो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो आखिर डर क्यों रहे हैं कि कोरोना की जो रिपोर्ट यहाँ से आएगी उसके बाद उनकी रिपोर्ट उन्हें कैसे मिलेगी, वो क्यों कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं क्योंकि
रिपोर्ट उनसे उनको मिलनी है, वो उनको नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये बड़ी दिक्कत है। 5 से 7 लोगों का यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिलना, उनका लापता होना कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य महकमा उसमें भी सवाल उठाता है और उन लोगों की लापरवाही को भी उठाता है जो वहां पर क्षेत्र में घूम रहे होंगे, पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर रहे होंगे। बिल्कुल कमलेश, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, बाहर वालों को तो बाद में, लेकिन अपने घर वालों को पहले संक्रमित कर देंगे तो ये जिम्मेदारी उनकी भी है। और यहाँ प्रशासन कौन से डॉक्यूमेंट से उनका पता ले रहा है, इस पर भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका जानकारी के लिए। वहीं कोटद्वार में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कोरोना केस आने के बावजूद कर्मचारियों को बुलाया गया तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इलाके के लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच करते हुए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ग्रोथ सेंटर में मौजूद कंपनी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो फिलहाल कंपनी को 72 घंटे के लिए सील किया गया है, लेकिन अब लोगों का कहना है कि कंपनी को फिलहाल बंद किया जाए। जबरदस्ती कर्मचारियों को कंपनी में बुलाया गया। जब कंपनी में कर्मचारी मना कर रहे थे, कंपनी में कोरोना संक्रमित लोगों के लक्षण थे, तो कंपनी को सील क्यों नहीं किया गया। तो हमारी एक मांग है माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि तत्काल कंपनी प्रबंधन के ऊपर मुकदमा किया जाए। केएमसी में एक मामला संज्ञान में आया था कि वहाँ पे जो एक स्टोर मैनेजर था तो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो एहतियातन वहाँ के जो और मैनेजर थे, 8 मैनेजर हैं, उनको हमने क्या आइसोलेट कर दिया है और बाकी जो कंपनी है उसको हमने 72 घंटे के लिए बंद कर दिया है। वहीं देहरादून के कांवली रोड पर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बताया गया कि मृतक ब्रिजभूषण की उम्र 72 साल थी, जो घर में अकेले रहते थे। तो जिस स्थिति में लाश मिली है उसमें उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे। तो फिलहाल अब हत्या के कारणों की तलाश की जा रही है। केदारनाथ आपदा जो 2013 में आई उसमें हजारों लोग लापता हो गए हैं, जिनको खोजने के लिए सर्च अभियान चल रहा है और 10 टीमें इसके लिए लगाई गई हैं। रामबाड़ा, बासुकीताल, चौराबाड़ी, जंगल चट्टी, कालीमठ, चौमासी मार्ग, त्रिजुगी नारायण, गरुड़ चट्टी मार्ग, मुनकुटिया और गोप मुखड़ा समेत कुछ ऐसे 10 स्थान हैं जहां खोजबीन की जा रही है। हालांकि अभी तक इस खोजबीन में कोई भी नरकंकाल नहीं मिला है और फिलहाल रुद्रप्रयाग के एसपी का कहना है कि अगर नरकंकाल मिलेंगे तो उनका डीएनए सैंपल लेकर पूरे जो विधान होते हैं उसके अनुसार ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जहाँ भी उनको अगर कोई नरकंकाल मिलता है तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, सैंपल डीएनए सैंपलिंग करी जाएगी उसको। तत्पश्चात उसका पंचायतनामा भरेंगे और सोनप्रयाग में उसका फिर प्रॉपर धार्मिक रीति रिवाज से क्रियाक्रम किया जाएगा। राज्य की सरकार ने पिछले साल उत्तराखंड में जो बच्चे कुपोषित हैं उनके लिए पोषण अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत विधायकों, मंत्री और अधिकारी को एक कुपोषित बच्चे को गोद लेना था और इसके अब सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुपोषण मुक्त बच्चों का जो अभियान चलाया था उसके रिजल्ट दिखने लगे हैं। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की गोद में ली बेटी योगिता की। योगिता की सेहत पर अब भी ध्यान देने की जरूरत है। बच्ची का वजन तो बढ़ रहा है लेकिन ग्रेड स्थिर ही है, जिस वजह से अब भी सामान्य नहीं हो पाई है ये। मंत्री रेखा आर्या की गोद में ली गई बच्ची निहारिका कुपोषण मुक्त हो चुकी है। मंत्री हरक सिंह रावत का गोद लिया बेटा आर्यन भी कुपोषण मुक्त हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की गोद ली गई बच्ची गुड़िया भी कुपोषण मुक्त हो चुकी है। विधायक गणेश जोशी की बच्ची के वजन में भी बढ़ोतरी हुई है, वो भी कुपोषण मुक्त हो चुकी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की गोद ली गई बच्ची कुपोषण मुक्त हो चुकी है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर की गोद लिए बच्चे भी कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। जब पिछले साल मंत्री जी ने इसको गोद लिया था तब ये बहुत कमजोर थी और इसका वजन भी बहुत कम था, 8 किलो 600 ग्राम था। और जब से उन्होंने इसको गोद लिया है, सामान दिया है, तब से अब तक इसका वजन 10 किलो 800 ग्राम है, बढ़ चुका है। पिछले साल जब ये अभियान शुरू हुआ तब राज्य में लगभग 12,000 कुपोषित बच्चे थे। इस अभियान में 9,000 से ज्यादा बच्चों को गोद लिया गया था। इस दौरान बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से राशन, दूध, अंडे, फल दिए गए, जिससे 50% बच्चों की सेहत में सुधार हुआ है। जो हमारे जिले के जो हमारे कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे थे उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे अधिकारी हैं उन सभी के द्वारा जो है गोद लिया गया था एक मॉनिटरिंग के रूप में कि हम इन बच्चों की समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे। बच्चे लगभग हमारे यहाँ जितने बच्चे हमने दिए थे उनमें से कि हमारे 50% जो बच्चे हैं वो हमारे कुपोषण मुक्त हो गए हैं। कई मंत्री विधायकों के गोद लिए बच्चे तो कुपोषण मुक्त हो चुके हैं, हालांकि अभी भी कई बच्चे सामान्य श्रेणी में नहीं आ पाए हैं,
जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे उत्तराखंड को कुपोषण मुक्त बनाया जा सके। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे नेपाल की। पहले तो उसने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया और अब इसी नक्शे को वो अपने सिक्कों में ढालने जा रहा है। चीन समझ चुका है कि भारत से मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन चीन के हाथ की कठपुतली बने नेपाल को ये बात समझ नहीं आ रही। नेपाल ने पहले उत्तराखंड के कुछ इलाके को अपने नक्शे में दिखाया और फिर उसी नक्शे पर नेपाल की संसद ने मोहर लगाई। लेकिन अब नेपाल इससे एक कदम आगे बढ़कर अपने यहाँ नए सिक्कों में वही नक्शा छापने जा रहा है। इसमें भारत के पिथौरागढ़ के कुछ इलाके पर उसने अपना दावा जताया है। यानी नेपाल तनाव बढ़ाने वाली ओछी हरकत कर रहा है। नेपाल जो ये कर रहा है उनका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं। यहाँ वो कर नहीं पाएंगे, यहाँ के लोग उनके साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने भी गांव हैं वो गर्मियों में, जाड़ों में सब इसी इंडिया की तरफ आते हैं, तो वहाँ जाएंगे क्यों? वो कतई वहाँ नहीं जाएंगे और जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर से। असल में नेपाल पिथौरागढ़ के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना बता रहा है, जबकि ये भारत का इलाका है और आजादी से पहले सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में ये साफ देखा जा सकता है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नेपाल चीन के दबाव में ऐसी हरकतें कर रहा है और नेपाल की निगरानी तेज होनी चाहिए। इंडिया को हमसे उसका कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि अगर वो गलत छाप रहे हैं तो हमने इसका जो विरोध करना था वो कर दिया है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से विरोध हो गया है, क्योंकि इसके पीछे चाइना की शरारत है। नेपाल फिलहाल चीन के इशारों पर नाच रहा है और उसी के इशारे पर भारत के इलाके को अपने नक्शे में दिखाने की गलती कर बैठा है और अब सिक्के में गलत नक्शा छापकर भारत को उकसाने वाली हरकत कर रहा है, जो आने वाले वक्त में चीन के पिछलग्गू नेपाल को भारी पड़ सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और अब बात करते हैं जंगली जानवरों के आतंक की। तो अल्मोड़ा के ऐसे कई गांव हैं जो बंदर और सुअर से इस कदर परेशान हैं कि लोगों ने अपने खेत बंजर छोड़ दिए हैं। इस वक्त गांव में फसल कटाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जंगली सुअर और बंदर उन्हें परेशान कर रहे हैं। दिन भर किसान बंदरों को भगाने में जुटे रहते हैं, तो रात को जंगली सुअर सारी फसल ही चौपट कर जाते हैं। तो अब लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसका स्थायी हल निकाला जाए, वरना उन लोगों को अपनी खेती बाड़ी छोड़नी पड़ेगी। नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब बर्बाद कर दिया है हर जगह। धान वगैरह, गेहूं क्या, धान क्या, रबी क्या, खरीफ क्या, कोई भी फसल हो बिल्कुल चौपट कर दिया। घर सुअर तो पूरी खेती नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरा लाते ही नहीं, कुछ निराई गुड़ाई सब करते हैं, बस रानी को कुछ नहीं लाना हुआ। फिर उत्तरकाशी के ज्यादातर लोग खेती किसानी पर या फिर बागवानी पर निर्भर हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से यहाँ भी जंगली जानवरों ने किसानों के लिए बड़ी चुनौती पैदा करती है। वहीं धराली हर्षिल के सेब काश्तकार ने सेब की बागवानी को बचाने के लिए अब कैनन गन लगाई है, जो जानवरों को भगाने में कारगर साबित हो रही है। तो जानवरों के पास आते ही जोर से आवाज करती है और इसके डर से जानवर भाग जाते हैं। सिविल अस्पताल रुड़की में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे वो काफी परेशान है और अब कह रहे हैं कि 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। तो कुछ लोग 1 महीने से ऐसे हैं जिनको कोरोना जैसी महामारी में काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। वहीं सीएमएस ने कहा है कि कंपनी को कई बार बताया जा चुका है, अगर सफाई कर्मचारियों के वेतन देने में हिलाहवाली होती है तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो 1 महीने का पेमेंट है और कुछ लोगों की बात की भी है। एक वार्ड भाई है विजय कुमार, उसकी क्या नाम 3 महीने की रुकी हुई है। वो भी एक लड़की वो भी है, ये सफाई कर्मचारी है, इसकी क्या नाम 2.5 महीने की होगी। रामा इंफोटेक करके लखनऊ की कंपनी है ये, और उसको है कि हर महीने की 4 या 5 तारीख तक वो सैलरी देगा, लेकिन बार बार उसके द्वारा ये बहुत हिला हवाली करी जा रही है कि टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है। चलिए, तो फिलहाल कोरोना का असर हर कहीं है और नवरात्रों में जो रामलीला होती है, तो काशीपुर में ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद कोरोना का असर उस पर पड़ेगा ही, और कोरोना संक्रमण के चलते मंचन की कोई तैयारी फिलहाल शुरू नहीं की गई है। की स्थिति का सवाल यह है कि जी कोरोना के हालातों को देखते हुए शासन प्रशासन जैसे ही जायज देगा, जो निर्णय शासन प्रशासन करेगा हमने तो उसके ऊपर चलना है,
वो कहेगा लीला करो, कर देंगे, सहयोग वो करेगा। और आज से पुरुषोत्तम मास, कोई मलमास कोई अधमास कहते हैं, वो शुरू हो चुका है और 16 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इस महीने मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं होते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस महीने शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण ऐसा कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए। आप गंगा स्नान कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए और सभी जो हमारे शुभ कार्य होते हैं जैसे शादी ब्याह, चूड़ा कर्म, अपने जमीन जायदाद के जो लेन देन होता है वो हम नहीं कर सकते। तो इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।